हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संतोष कुमार। मैं सीनियर एजुकेटर हूँ न्यू एज कोचिंग मुजफ्फरपुर से। और आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई 12वीं के एग्ज़ाम कैंसिल होने के मायने क्या हैं, क्या मतलब है इसका हम लोगों की ज़िंदगी पर। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्ज़ाम के कैंसिल होने का, आज के दिन में अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो इसका क्या मतलब है। तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं और आपको कुछ सजेशंस भी देने वाला हूं, जिससे आपको आने वाली ज़िंदगी में, आपके एजुकेशन में, आपके करियर में, आपकी लाइफ में वो बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे, वो वाले सुझाव, है ना। तो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि अभी परसों रात को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। स्टूडेंट्स के लाइफ के हित को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट्स के गार्जियन और स्टूडेंट्स, इन दोनों के अंदर में जो काफ़ी दिनों से, 1.5-2 महीने से ये टेंशन चला आ रहा था मार्च के बाद से ही कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, इस चीज़ को लेकर के इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। तो बच्चे अब थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं, है ना। अभी थोड़े दिन पहले मुझे लगता है 15 से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में भी ऐसा ही कुछ फ़ैसला लिया गया था कि वो भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो परसों रात में जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की, उसके तुरंत बाद से हम लोगों ने न्यूज़ में सुना कि CISE ICSE बोर्ड के 12वीं के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए। उसके बाद से कल से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, हिमाचल बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सारे स्टेट्स में भी 12वीं के जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो भी कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। बिहार इस मामले में थोड़ा सा लकी है कि ये थोड़ी सी दूरदर्शिता रही नीतीश कुमार जी की कि इन्होंने 12वीं के एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स फरवरी में ही करवा लिए थे और समय से इसका रिजल्ट भी अप्रैल के महीने में आ गया था। ये एक अच्छा कोइंसिडेंस रहा और कहीं ना कहीं ये एक दूरदर्शी डिसीजन भी रहा। या हो सकता है उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा रहा हो, या एक अच्छी सी बात उनके मुंह से निकल गई, एक डिसीजन निकल गया। चलो, अच्छी सी बात है। तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 12वीं का एग्ज़ाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। बात यह है कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या क्या पड़ने वाले हैं हम सब लोगों की ज़िंदगी पर, इन सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर, इन स्टूडेंट्स के परिवार वालों की ज़िंदगी पर। CBSE 12th बोर्ड में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, आपको अंदाज़ा है क्या? ये लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स हैं। और अगर मैंने जितने सारे स्टेट्स के नाम लिए हैं उन सारे स्टूडेंट्स में वहाँ के स्टूडेंट्स की बात करूँ जो 12वीं में अपने अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ये कुल संख्या करोड़ के ऊपर जाएगी। और अगर पूरे देश भर की बात नहीं करें हम लोग, तो ये संख्या कई करोड़ में हो सकती है, 4-5 करोड़ में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हम सब बच्चों की ज़िंदगी में, हम सब गार्जियन की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इससे ही उसके भविष्य की दिशा तय होती है। बच्चे तय करते हैं कि अब हम आगे किस फील्ड में कैरियर बनाएंगे। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कुछ बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ बच्चे मेडिकल के प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं। तो बच्चे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट की, लॉ की एंट्रेंस टेस्ट की, मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं। बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर एक कट ऑफ लिस्ट होती है जहाँ पर 12वीं बोर्ड के बच्चों के मार्क्स के बेसिस पर उन्हें एडमिशन मिलता है। बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी एक मार्क्स का क्राइटेरिया तो होता है, 10th के बोर्ड का, 12th के बोर्ड का, अपने देश में भी होता है। आगे चल कर के बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं वहाँ भी 10th बोर्ड के और 12th बोर्ड के मार्क्स की चर्चा होती है, परसेंटेज की चर्चा होती है कि अगर आपने इतना किया हुआ है, इतने परसेंट आपको आए हुए हैं, तो आपको इस चीज़ में अप्लाई करने का मौका है, अदरवाइज यू डू नॉट हैव ए चांस टू अप्लाई फॉर द सेम। ऐसा होता है ना। तो मैंने इसमें से कुछ बातें फिगर आउट की हैं कि आज के दिन में अगर हमारे देश में ये तय किया गया है कि CBSE 12th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा, कैंसिल हो गया 2021 के लिए, तो क्या क्या असर पड़ सकता है, क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो मैंने
इन पॉइंट्स को गैदर किया है। आई एम गोइंग टू शो द लिस्ट। तो डिस्कशन पॉइंट में मैंने लिखा है कि अब क्या होगा कि भाई 12वीं का एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो पहला पॉइंट है कि शिक्षा मंत्रालय इसके लिए कोई ना कोई फार्मूला निकालेगी और पिछली परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट निकालने की बात होगी। जिस तरह की बातें इन्होंने 10th बोर्ड के लिए किया था, है ना। 10th में क्या हो रहा है कि वो 9th के प्री बोर्ड के मार्क्स को देख रहे हैं, है ना। 10th के प्री बोर्ड के मार्क्स को भी देख रहे हैं और 9th और 10th में उन्होंने साल भर में स्कूल में जितने भी तरह के पीरियोडिकल, हाफ ईयरली, एनुअल या तरह तरह के टेस्ट दिए हैं, वो जो स्कूल का इंटरनल असेसमेंट रहा है उसको वो कहीं ना कहीं कुछ फार्मूला बना करके एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पर वो बच्चों को रिजल्ट अनाउंस करेंगे, है ना। इसमें प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। अब क्या है, यहाँ पर अगर हम 12th के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें होंगी क्या। अब सरकार के पास में कोई और तरीका ही नहीं है ना कि वो कैसे असेस करे कि कौन सा स्टूडेंट कितने मार्क्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, दे विल हैव टू चेक फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी अभी मैंने कहीं चर्चा सुनी है, ये जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, वो कह रहे हैं कि बच्चों के पीछे के 3 साल, पीछे के 5 साल के परफॉर्मेंस, उनके रिजल्ट को इवैल्यूएट करके फिर ये रिजल्ट निकाला जाए, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया है। अब सोचो कौन कौन से स्कूल होंगे जो अपने बच्चों के पीछे के इतने सारे डिटेल्स को, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने सही तौर पर अपने यहाँ सहेज करके रखा होगा, डेटा का बैकअप रखा होगा। मुझे लगता है 10 में से 3-4 स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पर इस तरह का डेटा कुछ रखता नहीं होगा। और बच्चों के पास में भी आप पीछे की रिपोर्ट कार्ड चेक करने की बात कर लो तो 10 में से 7-8 बच्चे होंगे जिन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड संभाल करके रखे होंगे। फिर भी मुझे डाउट है कि देयर विल बी 20% ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास में अपना पीछे का रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा। तो ये परेशानी स्कूलों के लिए भी है। अच्छा, अब एक और बात है कि सपोज करो कि किसी बच्चे ने 12th के लिए पूरे साल भर में से 6 महीने पढ़ाई सीरियसली नहीं की, तो उस पीरियड में उसने स्कूल में जो एग्जामिनेशन दिया होगा, जो पीरियोडिकल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, इस तरह के टेस्ट दिए होंगे, तो उसमें उसके अच्छे नंबर नहीं आए होंगे। उसने तो सोचा होगा कि आखिर के 6 महीने में जम करके तैयारी करूँगा और जो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम्स होगा उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊंगा। उसे थोड़े ना पता था कि ऐसा होने वाला है कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से। उन्होंने तो सोचा होगा कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं तो इस साल भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं। सरकार कोई ना कोई फार्मूला निकालेगी कि पिछले परीक्षाओं के आधार पर ही, उसी कैलकुलेशन के बेसिस पर कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। अब अगला पॉइंट आता है कि जिन बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट से ज़्यादा उम्मीद थी, जिन्होंने पीछे के 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में ज़्यादा पढ़ाई की है, ज़्यादा लेबर किया है, उन्होंने सोचा होगा कि भाई हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बेसिस पर हम अच्छे से अच्छे ग्रेड नंबर लाएंगे, जिसको लेकर के हमें अच्छे कॉलेजेस में, एंट्रेंस टेस्ट में, विदेशी यूनिवर्सिटी में मौका मिलेगा। तो सरकार ने एक बात कही है कि जो बच्चे इस फार्मूले की वजह से रिजल्ट निकलेंगे उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो सरकार जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती है, कोरोना की सिचुएशन, तो बच्चों को इम्प्रूवमेंट का मौका देगी। इम्प्रूवमेंट का मौका देगी का मतलब क्या है कि देयर विल बी ए टेस्ट, एक और टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जो बच्चे अनसेटिस्फाइड हैं वो चाहें तो उस टेस्ट में अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करके अपना ग्रेड, अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, बच्चों के लिए एक मौका खुला हुआ है। लेकिन मुझे अभी तो नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम फ़िलहाल अभी होने जा रहा है। मुझे लगता है अभी तो ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि बच्चों के वैक्सीन पर 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाया जा रहा है, ट्रायल चल रहा है उसका, और इसके ट्रायल में मुझे लगते हैं 3 से 6 महीने तो लग ही सकते हैं। तो शायद ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिवाली के बाद हो सके, शायद ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिसंबर में हो सके, जनवरी में हो सके, और तब तक तो नए सेशन के बच्चों के एग्ज़ाम्स का भी समय आ रहा होगा करीब। तो कोई बात नहीं,
मैं तो कहूँगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या इस तरह के प्रोफेशनल एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो उसके एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के साथ साथ में वो थोड़ा सा अपना जो 12th के बोर्ड का पढ़ाई उन्होंने किया है उसे भी उन्हें रिवाइज करता रहना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। अच्छा, अब एक बात है कि 12th के बेसिस पर होने वाली जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के कंपटीशंस होते हैं, अब उसमें एग्जामिनेशन क्या क्या फॉर्मेट होगा, है ना, उसमें क्या क्राइटेरिया रखेंगे, और उसमें जो कुछ कॉलेजेस में सीलिंग होती है, जैसे आईआईटी में पीछे के सालों में बात थी कि भाई जिन बच्चों के 70% से मार्क्स कम आए हैं 12th में वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है नीट के एग्जामिनेशन में भी होगा, परसेंटेज की सीलिंग 12th के परसेंटेज की। तो सरकार को इसके बारे में भी कुछ फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना होगा, उन्हें ये परसेंटेज लो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये क्राइटेरिया समेट करके 50% के पास में ले जाना होगा कि 50% से ऊपर के सारे बच्चों को इंजीनियरिंग में, मेडिकल में 12th के बेसिस पर होने वाले सारे एंट्रेंस टेस्ट में अप्लाई करने की परमिशन उन्हें देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई कई सारे बच्चे होते हैं जो पीछे के एग्ज़ाम्स में, पीरियोडिकल एग्ज़ाम्स में, यूनिट टेस्ट में अच्छे से तैयारी नहीं करते, उसे वो कैजुअली लेते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। दे जस्ट प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशंस ओनली। तो उन्हें तो फाइनल एग्ज़ाम देने का मौका ही नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जब तक ये इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट के कंपटीशन होंगे ही नहीं। बच्चों को इस गफलत में भी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। मुझे लगता है महीने 2 महीने में इसके बारे में भी कुछ न कुछ गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आ ही जाएगी। अच्छा, कई सारे बच्चे होंगे जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बारे में सोच रहे होंगे। तो आमतौर पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में वो दूसरे देश से आने वाले बच्चों का एक अपना ही टेस्ट लेते हैं। तो इन बच्चों को अभी भी उस टेस्ट की तैयारी करते रहनी होगी। और अगर वहाँ पर भी 12th के मार्क्स का अगर कोई क्राइटेरिया है तो उन्हें अभी भी सोचना पड़ेगा कि बच्चे करें तो क्या करें। वैसे एक और भी कंसर्न की बात है गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी कौन चाहेगा अपने बच्चे को विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भेजना। अब एक दिक्कत की बात तो है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है बच्चों को, गार्जियंस को भी, है ना। कोई बात नहीं, लाइफ है, चैलेंजेस हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तो आप सबको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर मैं बात करूँगा सजेशंस के बारे में कि मैं क्या सजेशन देना चाहता हूँ आज के समय में सारे के सारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को। और मैं कहूँगा कि ये सजेशन उन सारे बच्चों के लिए हैं जो मिडिल क्लास से मेरे ख्याल से मिडिल स्कूल से ऊपर के बच्चे हैं, जो बच्चे 5th ऑनवर्ड्स, 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं के बीच में हैं। तो ऐसा है कि मेरा मानना है कि कोरोना का असर, ये जो कोरोना पैंडेमिक है, इसका असर हमारे एजुकेशन सिस्टम पर अगले 3 साल तक रहेगा। अगले 3 साल तक कोरोना का असर एजुकेशन सिस्टम पर रहेगा और काफ़ी ज़ोरदार असर रहेगा। और हमारी लाइफ स्टाइल पर इसका असर अगले 5 साल तक हो सकता है। और बच्चे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात है, नौकरी की बातें हैं, उस पर इसका असर अगले 10 साल तक रहेगा, ये मेरा मानना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पर तो एक डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत है। इसको लेकर के हो सकता है मैं बाद में एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। लेकिन जो बच्चे भी पिछले साल से इस सिनेरियो को वॉच कर रहे हैं, जो गार्जियन इस सिनेरियो को देख रहे हैं, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपने देखा ना लास्ट ईयर कोरोना का असर कैसा रहा। इस साल जब उसकी दूसरी लहर रही तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स ही कैंसिल करने पड़े। लास्ट ईयर तो ये हुआ था भाई कि 8th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, 9th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, 6th 7th के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बच्चों को सीधे सीधे प्रमोट कर दिया गया। और इस बार क्या हुआ, इस बार तो आप समझ लो कि 5th 6th के बाद से ले करके 12th तक के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है।
कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। बिहार सरकार इस बारे में लकी रही, बिहार के बच्चे लकी रहे कि इन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया, 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया, स्टेट बोर्ड का, और 12th का इंटरमीडिएट का भी एग्ज़ाम दिया। एजुकेशन सिस्टम पर अगले 3 साल तक इसका असर कैसे रहने वाला है, तो मेरा ये सोचना है कि मुझे लगता है कि अगले साल भी 2022 में भी हम सब लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में सावधान रहना पड़ेगा। अगले साल भी कोरोना की एक छोटी सी लहर हो सकती है, हो सकता है अगले साल भी 12वीं का एग्ज़ाम ना हो सकता है अगले साल भी 10th का एग्ज़ाम ना हो। अच्छा, अगर एग्ज़ाम होता भी है अगले साल, भगवान करे सारी चीज़ें नॉर्मल रहें, तो क्या होगा कि जिन बच्चों ने इस साल एग्ज़ाम नहीं दिया 9th का और अगले वो 10th में चले गए, जिन बच्चों ने इस साल 11th का एग्ज़ाम नहीं दिया और वो 12th में चले गए, है ना, तो आप सोच सकते हो कि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, लाइफ स्टाइल की बात अगर करें तो मैंने अगले 5 साल की बातें क्यों की हैं, मैंने अगले 5 साल की बात इसलिए की है क्योंकि पिछले साल और इस साल बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से, अपने करियर से, एम्प्लॉयमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कई लोगों को जो लोग बाहर के स्टेट्स में रह रहे थे, है ना, तो उन्हें उस जगह से अपना काम, अपना करियर छोड़ करके वापस अपने नेटिव प्लेस में, अपने शहर में, अपने गांव पर आना पड़ा है। और इस साल भी लॉकडाउन का पीरियड रहा है, आगे भी लॉकडाउन अभी बहुत सारे स्टेट्स में चल ही रहे हैं। इसमें घंटे कम कर दिए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन तो है, देयर इज ए लिमिटेशन। तो इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा असर लोगों के घर की इकोनॉमिकल कंडीशन पर, घर की सिचुएशन पर, ये आगे के 5 साल तक रह सकता है। और जो बच्चे मैं कहता हूँ 2020, 2021, 2022, 2023 इन 3-4 सालों में अपना 10th का बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, इन सब बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पर, करियर पर आगे के 10 साल तक उनके ऊपर में असर पड़ेगा। मतलब उनको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि उनके लिए लाइफ पहले की जैसी आसान नहीं रही। पहले जो 2020 या उससे पहले की ज़िंदगी थी वैसी नहीं रही। तो मैं अभी से सावधान कर देना चाहता हूँ। मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं डराना नहीं चाहता, मैं जस्ट आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, आपको अपना माइंड मेकअप करने को बोल रहा हूँ कि आप पहले से प्रिपरेशन करो, अपना मन बना लो, मन मजबूत बना लो। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को स्टैटिक नहीं, डायनामिक स्ट्रेटजी बनानी होगी। पहले ये था, एक सेट पैटर्न था कि लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे और एक सेट पैटर्न था, तो उसमें सिलेबस होता था, सैम्पल पेपर होते थे, केस पेपर होते थे, मॉडल क्वेश्चंस होते थे। बच्चे आखिर के 3 से 6 महीनों में उसकी पढ़ाई तैयारी कर लेते थे और उसके बाद वो एग्ज़ाम्स को अच्छे से अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी कर लेते थे। लेकिन अब तो बच्चों को पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है। आपने गौर किया होगा कि पीछे के सालों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम्स में ज़्यादा शामिल किए जा रहे हैं, है ना। एक और बात है, मैं तो ये कहूँगा कि अभी से ही जो बच्चे 6 से 12th के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनको अपने हर अगले एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो स्कूल का यूनिट टेस्ट हो, पीरियोडिक टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। अगर वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्कूल से एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो उन्हें ज़रूर अपीयर होना चाहिए, ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उस टेस्ट को देने की। क्योंकि क्या पता आगे चल के कि फ्यूचर में यही यूनिट टेस्ट, यही पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली या एनुअल टेस्ट उनके 10th के, 8वीं के, 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स का बेस बन जाए। मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानता, है ना। और अक्सर ये बातें उठ रही हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो पास परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आपका पास परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, आपने अगर वो सारे यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट सीरियसली प्रिपरेशन के साथ में दिया हुआ है, अच्छे ग्रेड्स के साथ में दिया हुआ है, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ यू विल हैव टू सफ़र, यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़।
करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और ना हमेशा बच्चों को तैयार रहना होगा। अगर उन्होंने सिलेबस की पढ़ाई अच्छे से की है तो चाहे एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो जाए, अगर उन्होंने सालों भर पढ़ाई की है तो एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो जाने से बच्चे के ऊपर में ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे एक सेट पैटर्न के हिसाब से माइंडसेट बना करके तैयारी करते हैं उनके ऊपर में असर पड़ सकता है। वो बदले हुए पैटर्न के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, दे कैनॉट कोप विद द चेंज, है ना, उन्हें परेशानी होगी। अच्छा, अब अगले पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा ना कि आजकल एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को हर सब्जेक्ट विस्तार से और पूरा पढ़ने की आदत डालनी होगी। बच्चे पहले पढ़ते थे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे सवाल आते हैं, बस उसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस कर ली, हो गई तैयारी। नहीं, यू विल हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। आप चाहे खुद से पढ़ो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, आपको अपने टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ने की आदत डालनी होगी, समझने की आदत डालनी होगी। क्योंकि अब वो ज़माना गया जहाँ पर एक फ़िक्स पैटर्न था और बच्चे एग्ज़ाम्स के आखिर के 3 महीने में मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बाकी के 6 महीने 8-9 महीने वो कंपटीशन की या किसी और चीज़ की तैयारी में लगे रहते थे या फिर पढ़ते ही नहीं थे। और आखिर के 3 से 4 महीनों में दिन रात करके पढ़ाई की, सैम्पल पेपर बनाया, मॉडल पेपर बनाया, हो गई एग्ज़ाम्स की तैयारी और अक्सर उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाते थे। इस पेज में जो आखिरी सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि बच्चों को खुद भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नए सवाल सोचना सीखना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अगले 3 साल तो एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव्स का जोर चलेगा। अब जब बच्चों के एग्ज़ाम्स जब से ऑनलाइन होने शुरू हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को स्कूल से जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है तो यूनिट टेस्ट, पीरियोडिकल टेस्ट, तो आमतौर पर 8वीं क्लास 7th क्लास से नीचे के बच्चों के लिए है कि उनके तो ये सारे के सारे टेस्ट उन्होंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पढ़ ही रखे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा, फिल इन दी ब्लैंक्स रखा, मैच करने वाला रखा, और अब थोड़ा थोड़ा सा ये पैटर्न डेवलप हो रहा है कि वो छोटे छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं। तो अगर आप किसी चैप्टर के किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, आंसर करना चाहते हो, तो दो बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात कि आपको उस चैप्टर का थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, बिल्कुल एग्जॉस्टिव स्टडी करनी होगी। ईच एंड एवरी लाइन को आपको पढ़ना होगा, वो आपकी आँखों के सामने से गुजरना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि इस चैप्टर में उस आदमी का नाम क्या था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका जन्म कब हुआ था, उसने ये काम किस साल में किया, उसके साथ ये घटना कब हुई। दीज आर द कीवर्ड्स। इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और अभी मुझे लगता है कि ये जो 2021 है तो अगले 3 साल 2022, 2023, 2024 तक एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव्स ये मॉडल चलेगा। थोड़े और भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ और भी बदलाव हो सकता है ना। यू शुड बी रेडी फॉर दैट, यू शुड प्रिपेयर फॉर द सेम। तो मैंने एक बात कही ना पॉइंट नंबर 4 में कि बच्चों को सारा सब्जेक्ट विस्तार से बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं कि सिर्फ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते रहे हैं, पीछे के 5 साल में जो क्वेश्चन बार बार आए, पीछे के 10 सालों में जो क्वेश्चन बार बार आए, बस उसी की तैयारी कर ली, उसी के नोट्स बना लिए। नो, दैट फार्मूला इज़ गॉन। ठीक है, तो आपको चैप्टर के एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। तो ये सब तरीके हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं कि आगे चल कर के यही तरीके, ये जो मेरे सजेशंस हैं, ये आपको अपनी पढ़ाई में, आपको अपने एजुकेशन में, आपको अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अब जैसे मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूँ तो आप जानना चाहते होंगे कि आखिर मैं मोटे तौर पर क्या बात कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि लाइफ में हमेशा पुराने और ट्रेडिशनल तरीके नहीं चलते। अगर हमेशा पुराना और ट्रेडिशनल तरीका ही चल रहा होता तो लाइफ में तरक्की नहीं होती। लोग नए तरीक़ों के बारे में सोचते नहीं, नई टेक्नोलॉजी, नई मेथोडोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं होता।
तो आप सबको नए तरीके, नई सोच बनानी होगी। जीवन के नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ज़रा सा सोच करके देखो, हाँ, ये जो कोरोना की प्रॉब्लम रही है, इसके बारे में आपके दादाजी, आपके नाना जी, जो पुरानी पीढ़ी के लोग रहे हैं, वो इसके बारे में आपको किस तरह का सुझाव दे सकते हैं या कैसी स्ट्रेटजी बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने इस तरह के चैलेंज को फेस नहीं किया ना। वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपको मन मजबूत रखने की बात बोल सकते हैं, आपको पेशेंस रखने के लिए बोलेंगे, सावधानी रखने के लिए बोलेंगे, लेकिन चीज़ों को टैकल करने के लिए, नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए स्ट्रेटजी भी बनानी होती है। तो इसमें आपका अपना दिमाग भी लगता है। आपको सर्कमस्टांसेस को, इन्वायरमेंट को, देश की सिचुएशन को, चैलेंजेस को ध्यान में रखना होगा और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक और बात है जो पिछले पॉइंट में रह गया था। मैं जैसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो सरकार भी सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि आगे क्या होगा। आगे अभी जैसे पिछले साल सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी थी, तो आपको क्या लगता है कि अभी साल 2 साल सरकार उस नई एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सरकार के पास में उस चीज़ को ठोस तरीके से उसे ज़मीन पर उतारने का मौका ही नहीं है। गवर्नमेंट इज़ बीडी, गवर्नमेंट बिजी है किस चीज़ में? कोरोना से टैकल करने में। ये जो नए नए चैलेंजेस, नए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको टैकल करने में। और मैंने पहले भी बताया था ना कि बच्चों के वैक्सीन के तो अभी ट्रायल हो रहे हैं, तो 3 से 4 महीने, 6 महीने तक इसका ट्रायल में समय लग सकता है, और उसके बाकी के 3 महीने लग सकते हैं सारे बच्चों को वैक्सीनेट करने में। तो कुल मिलाकर के 6 से 9 महीने, 6 to 9 months वी नीड टू वैक्सीनेट all the childrens, all the students of the country। तो क्या 9 महीने तक पढ़ाई नहीं होगी? नहीं, पढ़ाई तो होगी, प्रॉपर तरीके से, या ट्रेडिशनल पुराने तरीके से नहीं होगी, नए तरीके से होगी, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए होगी। बच्चों को सेल्फ स्टडी करने की आदत डालनी होगी, बच्चों को घर पर ही लिखते रहने की, पढ़ने की आदत डालनी होगी। और जो गार्जियन बच्चों के साथ में थोड़ा सा समय देंगे, मैं कहता हूँ ना कि इस पीरियड में पेरेंट्स, मम्मी या पापा, इन दोनों में से किसी न किसी एक को अपने बच्चों के साथ में, बच्चों की पढ़ाई के साथ में उठना बैठना, समय देना अभी से शुरू कर देना चाहिए, अगर उन्होंने लास्ट ईयर ये काम नहीं किया तो। क्योंकि अगर वो समय नहीं देंगे तो बच्चे सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो खुद से पढ़ाई करते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। दूसरे तरह का बच्चा वो होता है जिसे जब तक कहो ना, जब तक टोका टाकी ना करो तो वो पढ़ता नहीं। और तीसरे तरह के बच्चे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो तो बस खेल कूद या किसी और धींगा मस्ती में लगे रहते हैं। तो ये जो दूसरी तरह के बच्चे हैं और तीसरी तरह के बच्चे हैं, जिन बच्चों को टोका टाकी करने पर पढ़ने की सूझ आती है, समझ आती है, और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो इन दोनों तरह के बच्चों को 67% या 70% बच्चों के साथ में गार्जियंस को, मम्मी पापा में से किसी एक को बैठना ही होगा उनकी पढ़ाई के फॉलो अप करने के लिए। नहीं तो ये बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल हैव टू सफ़र, एंड गार्जियंस विल आल्सो सफ़र विद देयर किड्स। तो मैंने जो कहा ना कि आगे की 3 साल में, 5 साल में और 10 साल तक में लोगों की लाइफ में, एम्प्लॉयमेंट में, करियर में कोरोना का जो असर रहेगा, आज के समय के इस प्रॉब्लम का असर वो कैसे रहेगा, वो इसी चीज़ को एनालाइज करते हुए मैंने ये बात कही है। तो मैं अभी भी बच्चों से कहूँगा कि वो सेल्फ स्टडी करना सीखें, शुरू कर दें, है ना। और साथ में पेरेंट्स से कहूँगा कि वो अभी से थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करें बच्चों की पढ़ाई के साथ में। ये बहुत ज़रूरी होगा। वो थोड़ा सा नज़र रखेंगे, थोड़ा सा वो समझते रहेंगे ना, तो देयर विल बी, जैसे मैं अभी कहता हूँ ना कि 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चे की पढ़ाई को लेकर के। एक तो उसका स्कूल, दूसरा बच्चा खुद, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चे का घर परिवार, पेरेंट्स का गाइडेंस, पेरेंट्स की मॉनिटरिंग। तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम आ गया है अभी, कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल से, बच्चा क्लास कर रहा है कि नहीं, बच्चा होमवर्क बना रहा है कि नहीं, बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की बात सिर्फ दिखा रहा है या सच में एक्चुअली अटेंड भी कर रहा है ना, बच्चा नोट्स बना रहा है कि नहीं।
कई सारी बातें हैं ऑनलाइन क्लास में, वो चीज़ें सही तरीके से डिस्कस ना हो पाए तो बच्चा चाहेगा कि काश उसके मम्मी पापा में से कोई एक उसे समझा सके। सो आई एम सजेस्टिंग द सेम, गार्जियन विल हैव टू गेट रेडी फॉर द सेम। अभी से ही मम्मी या पापा दोनों में से जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसके पास घर रहने का ज़्यादा समय हो, उन्हें इस चीज़ को लेकर के सोचना शुरू कर देनी चाहिए। आखिरी बात है कि ऐसा हुआ है क्या कि लोग बस घबराते रहें और परेशान होते रहें, है ना। सिर्फ घबराने या परेशान होने से तो किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। सब लोगों को चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो खाली समय में अपनी कमजोरियां तलाशें और उसे दूर करने के लिए कुछ न कुछ करते रहें। खाली समय है तो ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाऊंगा, नहीं। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। और इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फिगर आउट योर वीकनेसेस। आपको अपनी शॉर्ट कमिंग्स, आपको अपनी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करना चाहिए और फिर उसके बाद देखना होगा कि आप उसे कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपकी वीकनेस रही हैं। और अगर आप ऐसा कर पाए तो ये इस लॉकडाउन वाले समय का, कोरोना के समय का जो संघर्ष करने वाले समय रहा है, उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। और आगे चल कर के आप लाइफ में और भी जो इस तरह के कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, नई तरह की सिचुएशन आएंगी जिसका आपने पहले कभी सामना नहीं किया होगा, सो उस केस में आप उसको ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आखिर में मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप समय समय पर मेरा चैनल देखते रहिए, इसके अपडेट्स को देखिए, इस पे जो नए लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ उसे सुनिए, उसको लाइफ में उतारने की कोशिश करें। ये बच्चों के लिए और गार्जियंस के लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल है। सो यू शुड लाइक माई चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। मैं इसमें बच्चों की पढ़ाई और करियर को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिले, है ना। तो न्यू एज कोचिंग नाम याद रखना है। ठीक है, हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन के साथ में, जहाँ पर मैं आपकी मदद के लिए कुछ और टिप्स शेयर करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखिए और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सोच पॉजिटिव रखिए कोरोना को निगेटिव रखने के लिए। ठीक है।